Hello everyone, I welcome you once again to the YouTube channel. Myself रजनीश कुमार। आज हम जो हमारा ह्यूमन सिस्टम्स का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डिस्कस किया था। होप आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज श्वसन तंत्र। क्लियर है? क्या होता है देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन ही क्या होता है एंड द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर दिस एक्टिविटी दैट इज रेस्पिरेशन, वो कहलाता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है बेसिकली रेस्पिरेशन? वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारा जो फूड है, जिससे कि हमको मेनली एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज, भाई जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो सारा डाइजेशन के बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये ग्लूकोज हमारा मेन जो है ना, ये एनर्जी रिलीजिंग कंटेंट है। ये जब सेल्स के अंदर जाएगा ब्लड के थ्रू घुल मिलके, तो सेल्स के अंदर जाकर के उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वहां पर जाकर के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एंजाइम्स के प्रेजेंस में जलेगा। ठीक है, और जलने के बाद में, बर्निंग के बाद में, ऑक्सीडेशन के बाद में क्या क्या मिलेगा हमको? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और साथ में एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी जो भी रिलीज होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, ये एटीपी के रूप में वहां पे स्टोर हो जाती है। ठीक है, और इसी कारण से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं सेल का, और यही एनर्जी हमारे डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम में आती है। ठीक है कि नहीं? क्या तो बेसिकली ये जो पार्ट है रेस्पिरेशन का, इसी को हम सेल्युलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी सेल्स तक, कहां से आएगी, कौन से ऑर्गन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या पाथवे है, पासेज क्या है, ये सब देखेंगे। ठीक है, सो बेसिकली रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय व्हिच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल्स। ऑक्सीडाइज्ड मतलब बर्ड, जलना। ठीक है, इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। जरूरी होती है इसके लिए कुछ एंजाइम्स एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना ये बर्निंग प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। ठीक है, और जलने का क्या मिलेगा? टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी is called respiration. Clear? And the process of respiration, it is divided into two phases. इसको दो मेन स्टेजेस में बांटा गया है। तो फर्स्ट वाला जो स्टेज है, फेस है, वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसी को हम ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। अब ब्रीदिंग में भी दो पार्ट होते हैं, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। सांस अंदर लेना, इसको हम इनहेलेशन भी कह सकते हैं, एंड ब्रीदिंग आउट मतलब सांस बाहर छोड़ना, इसको हम एक्सहेलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है ना? और दूसरा हमारा जो सेकंड फेज है वो है इंटरनल रेस्पिरेशन। इसी को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो जो भी सांस हमने अंदर भरी है, उसमें जो भी ऑक्सीजन रिच एयर आई हमारे लंग्स में, वो ऑक्सीजन रिच एयर किस प्रकार से ब्लड के अंदर घुल मिल के ब्लड में जो हमारे आरबीसीज होते हैं, वो ऑक्सीजन को लाद के ले जाते हैं हीमोग्लोबिन की मदद से, और वो ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचाई जाती है। सेल्स में फिर वही ऑक्सीजन यूज होती है ग्लूकोज को जलाने के लिए, और वहां पे फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी निकलती है। तो ये वाला जो पार्ट है वो कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और बीच में होता है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये हमारे मेन पार्ट्स हो गए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो भी सिस्टम है ऑर्गन्स का, जो भी उत्तरदायी है रेस्पिरेशन के लिए, जो भी इसमें रोल अदा करता है, जिसका भी इसमें पार्टिसिपेशन है, वो सारे के सारे ऑर्गन्स का जो समूह है वो कहलाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स है। तो जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, पार्ट्स। तो ये कैटेगरीज कौन कौन सी है? तो पहला जो कैटेगरी है वो हमारी कौन सी है? एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो जो सीधे सीधे गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ रास्ता देते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, और इसेंशियल पार्ट वो होते हैं जिनकी सतह पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस। और कौन सी है ये रेस्पिरेटरी गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए, तो देखो, द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन से? एक है एक्सेसरी पार्ट्स, जिस जस्ट हेल्प करते हैं, पैसेज देते हैं, डायरेक्टली ये गैसेस एक्सचेंज में इनका कोई भूमिका नहीं होती। तो एक्सेसरी पार्ट्स कौन कौन से? इंक्लूड्स एक्सटर्नल नेयर। क्या होते हैं ये एक्सटर्नल नेयर? ये होते हैं हमारे नोज की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। तो दो ओपनिंग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। नेयर जो होता है नेसल ओपनिंग, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स, नॉस्ट्रल्स। ठीक है, उसके बाद आता है नेसल चैम्बर। हर एक नॉस्ट्रल जो होता है वो एक नेसल चैम्बर में लीड करता है, कैविटी से छोटी सी। उसके बाद अगली कैविटी हमारी फेरिंग्स से, ये वही कैविटी है जो माउथ से भी आती है, माउथ के बाद जो होती है। ठीक है, तो नोज से भी उसी कैविटी में रास्ता जाता है। उसके बाद आता है हमारा लैरिंग्स, ये हमारा विंड पाइप का सबसे टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा विंड पाइप जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। फिर आता है हमारा ब्रोंकस। ब्रोंकस हमारा क्या है? नेक जहां पे खत्म हो जाती है कॉलर बोन के पास में, ट्रैकिया जो होता है दो भागों में बट जाता है, दो ट्यूब्स में बट जाता है।
तो एक ट्यूब जो होती है लेफ्ट लंग में चली जाती है, दूसरी ट्यूब राइट वाले लंग में चली जाती है। तो ये जो उसके जो 2 पार्ट्स हैं, ट्रकिया के ब्रांचेस हैं, इसी को हम ब्रोंकस बोल देते हैं। और आगे जाके फिर ब्रोंकस जो होती है और फाइन बारीक ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है लंग्स के अंदर, जिनको ब्रोंकियोल कह देते हैं। ये सारे पार्ट्स एक्सेसरी पार्ट्स हैं, ठीक है। ओके, तो ये बस रास्ता देते हैं, ट्यूबुलर नेटवर्क जैसा रास्ता देते हैं गैसेस को बाहर से लंग्स के अंदर तक पहुंचाने के लिए। और इसेंशियल पार्ट कौन से हमारे लंग्स हैं, ठीक है कि नहीं? का फेफड़ों का पेयर है। तो अभी एक एक पार्ट के बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं, क्या होता है, कैसा होता है, क्या काम करता है, समझ में आ गया? ये सारे डिटेल्स देख लेते हैं। तो वेरियस ऑर्गन्स आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, और फिर हम देखेंगे रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म होता है, एक्चुअल में प्रोसीजर क्या है पूरा, क्या चीज कैसे कैसे होती है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हमारा पार्ट है एक्सटर्नल लेयर्स। The first part of respiratory system are a pair of external layers which lead into the nasal chamber. क्या है ये एक ओपनिंग का जोड़ा है जो कि हमारे नोज के टिप पे होता है, जहां से एक अंदर क्या है चेंबर में दोनों लीड करेंगे। तो 2 लेयर्स है हमारे, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट एक्सटर्नल लेयर्स, ठीक है। तो ये ना की ओपनिंग बोल सकते हैं एक्सटर्नल, ठीक है कि नहीं? क्या सो दे लीड इनटू द नेजल चेंबर, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा नेजल चेंबर। तो ये चेंबर एक छोटी सी कैविटी है, दोनों लेयर्स में कैविटी है। तो पूरा जो नोज के चेंबर है उसको एक वर्टिकल सेप्टम के द्वारा क्या होता है, दो भागों में पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो नेजल चेंबर जो नोज कैविटी है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में बटी हुई है बाय मींस ऑफ ए वर्टिकल इंटरनेजल सेप्टम। तो बीच में पार्टीशन है दोनों। तो नाक दो नहीं हो गए, नोज एक ही है, बस वो सेम कैविटी नोज की जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड ईच पार्ट हैज इट्स ओन ओपनिंग नोज नोन एज नेयर, क्लियर। अच्छा, अंदर क्या होता है अभी? ये जो हमारा नेजल चेंबर है, इसके अंदर स्पेशल मेम्ब्रेन है, और इसमें क्या है, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। गॉबलेट सेल्स बताया था ना मैंने। तो एक म्यूकस की मेम्ब्रेन है और उस पे हेयर होते हैं बारीक बारीक, ठीक है। और इस म्यूकस मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे ब्लड की कैपिलरीज होती है। तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, समझेंगे ध्यान से। बाहर से जब भी एयर हमारे नोज में एंटर करती है, तो वो एयर में कई प्रकार के डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, गंदगी हो सकती है। तो हेयर जो होते हैं ना, नेजल चेंबर के अंदर जो हेयर होते हैं, वो उस डस्ट को चिपका करके फिल्टर कर लेते हैं। म्यूकस जो होता है वो उस डस्ट को चिपका लेता है। बैक्टीरिया, जर्म्स कुछ भी घुस रहे हैं, अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स घुस रहे हैं जो हमारे लंग्स और शरीर के लिए अच्छे नहीं है, उनको ये चिपका लेते हैं। फिल्टरिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी म्यूकस है, वो बाहर से आने वाली ड्राई एयर जो होती है ना, उसको क्या कर देती है, मॉइस्ट कर देती है। क्योंकि अगर गर्मा गर्म सूखी हवा हमारे फेफड़ों में प्रवेश करेगी, तो टिश्यूज जो होते हैं, टिश्यूज वो क्या हो सकते हैं, रिंकल हो सकते हैं, उनकी नमी कम हो जाएंगी, तो इरिटेशन पेन होगा, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन बाहर से आने वाली ड्राई एयर को मॉइस्ट कर देती है। हेयर और म्यूकस मिलके क्या बैक्टीरिया, जर्म्स और डस्ट को फिल्टर करके उसको प्यूरिफाई कर देते हैं एयर को। और फाइनली जो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है, वो उस आने वाली एयर को क्या कर देती है, वार्म कर देती है। बहुत ज्यादा ठंडी हवा नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? उसको क्या कर देती है, वार्म। क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी हवा घुसेगी तो हमारे बॉडी टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा हम वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म से बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो एयर भी क्या होती है, गर्मा गर्मी अंदर जानी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये तीनों काम करते हैं। मॉइस्चनिंग करना, एयर को गीला कर देना, नमी वाली बना देना, फिल्टर कर देना, डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया, जर्म्स रिमूव कर देना, और उसको गर्मा देना, ठीक है। ये तीनों काम होते हैं इस चेंबर के द्वारा, नेजल चेंबर। These together help to filter the outside dry air. सूखी जो है उसको फिल्टर करते हैं, to remove the dust particles, पोलन के जो फूलों के परागकण है वो, so that clean moist air enters the lungs, और उसको गर्म भी कर देते हैं। क्लियर है? ये हो गया क्या, नेजल चेंबर, ठीक है। तो यही कारण है कि हमको हमेशा नोज से सांस लेनी चाहिए, मुंह से नहीं लेनी चाहिए। मुंह के अंदर एयर वगैरह नहीं होंगे तो मुंह में सारी गंदगी पोलन सब कुछ चला जाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है नहीं? क्या तो हमेशा वी शुड ट्राई ब्रीथ थ्रू अवर नोज, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है कि नहीं? क्या चलिए थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। अगला हमारा जो पार्ट है वो है फेरिंग्स। ये बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम से भी आता है फेरिंग्स से, ठीक है। चलिए, तो ये कॉमन कैविटी है जहां पे हमारा बोथ नॉस्ट्रिल्स भी लीड करते हैं, साथ में माउथ कैविटी भी लीड करती है। तो दोनों तरफ से क्या है, ये फेरिंग्स में ही पहुंचेगा। फूड भी आता है यहाँ और एयर भी आती है, ठीक है। सो इट इज द कॉमन कैविटी वेयर बोथ नॉस्ट्रिल्स एंड द माउथ कैविटी लीड, ठीक है। तो दोनों यहीं पे आके कॉमन जगह पे मिलते हैं। इट हैज 2 ओपनिंग्स। अब ये फेरिंग्स है, उसमें क्या 2 ओपनिंग्स होती है, मैं पहले बता चुका हूं। एक ओपनिंग जो है वो है हमारी फूड पाइप की ओपनिंग है, जिसको हम गलेट बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है जिसमें से फूड और पानी पास होगा। एंड द अदर ओपनिंग इज फॉर विंड पाइप, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। और एक चीज और बताया था मैंने, ग्लॉटिस में भोजन पानी की एंट्री को रोकने के लिए उसके टिप पे एक कार्टिलेज का ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस। समझ में आ गया? तो ये फूड की और वाटर की एंट्री को रोकता है जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है। सो द ग्लॉटिस इज कवर्ड एट द टॉप। टॉप पे ग्लॉटिस के ऊपर क्या है, एक कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज होती है सॉफ्ट हड्डी जैसा स्ट्रक्चर,
इसका लिड ढक्कन है जिसको कि हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो जब भी हम कोई चीज स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो ये एपिग्लोटिस क्या होता है, उसको कवर कर लेता है, किसको, ग्लोटिस को, ताकि सिर्फ उसमें हवा ही जाए, हवा के अलावा कोई भी आलतू फालतू अनवांटेड फूड या वाटर उसमें एंटर ना करे विंड पाइप के अंदर, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ वाटर या फिर फूड इनटू द ट्रैकिया, विंड पाइप में जाने से रोकता है फूड और वाटर को व्हाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए, ये था हमारा क्या, फेरिंक्स। ग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है। अगला आता है हमारा लैरिंक्स। तो ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी किया था। अब हम चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट की तरफ। तो जो ग्लोटिस है, जैसे ही उस ग्लोटिस नामक ओपनिंग के हम अंदर प्रवेश करेंगे, हमको एक ट्रायंगुलर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें 3 कार्टिलेज है। 3 मतलब समझ में आएगा, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, 3 कार्टिलेज, एक ट्रायंगुलर, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे ट्रायंगल के रूप में वो लगे हुए हैं। कार्टिलेज मतलब सॉफ्ट हड्डी जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो द फेरिंक्स लीड्स इनटू अ ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया। तो फेरिंक्स के बाद पहली जो ट्यूब आती है वो क्या, ट्रैकिया, विंड पाइप जिसको बोल सकते हैं, व्हिच हैज ए स्टिफ, हल्का सा हार्ड बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है टिप पे बिल्कुल, और कितने कार्टिलेज का बना हुआ है, 3 कार्टिलेज का बना हुआ है। एट इट्स एंटीरियर एंड, एंटीरियर मतलब टॉप मोस्ट एंड। तो जैसे ही हम फेरिंक्स के बाद में एंटर करेंगे किसके अंदर, ग्लोटिस के अंदर, तो पहले ही सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम बोलते हैं लैरिंक्स। तो इसको आप अपने नेक पे फील भी कर सकते हो, बॉयज के ये बाहर उभरा रहता है, तो अगर आप अपने ठुड्डी से नीचे की ओर उंगली ले जाओगे या जस्ट अपनी गर्दन ऊपर करके देखोगे तो आपको ये महसूस हो जाएगा, आप हाथ से इसको फील भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स, ठीक है। और इसके अंदर बताया था क्या एक पेयर क्या है, रबरी मेम्ब्रेन्स, स्ट्रिप्स खिंची हुई होती हैं, और जैसे ही हम एयर लंग्स में से बाहर निकालते हैं फोर्सफुली, ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं ये वाइब्रेट करती हैं, और वाइब्रेशन के कारण आवाज उत्पन्न होती है, कंपन के कारण, ठीक है कि नहीं क्या। और यही आवाज फिर गूंज के बाहर आती है, जिसके कारण हम आवाज प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो व्हेन द एयर पासेस थ्रू दिस वॉइस बॉक्स द कॉर्ड्स वाइब्रेट, ये वोकल कॉर्ड जो होती है ये कंपन करते हैं, वाइब्रेट करती है, और इसी से क्या आवाज प्रोड्यूस होती है। इसीलिए इसको हम लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स बोलते हैं। चिड़िया भी जैसे चहचहाती है ना, तो उस चिड़ियों में ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, बस उसको सिरिंक्स कहा जाता है, समझ में आ गया। चहचहाने के लिए उनका भी ऐसी वॉइस बॉक्स होता है, क्लियर। चलिए, फिर अगला हमारा जो 5वां पार्ट है ट्रैकिया, इसी को हम विंड पाइप कह सकते हैं बच्चों की भाषा में, ठीक है। तो क्या चीज है ये बताओ, अ थिन वॉल्ड ट्यूब, ठीक है। जस्ट लैरिंग्स के बाद में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और इसकी वॉल काफी पतली है। जो हमारा फूड पाइप था उसकी वॉल काफी मोटी थी, जबकि इसकी वॉल काफी पतली। तो लैरिंक्स के जस्ट बाद थिन वॉल्ड ट्यूब है, ठीक है। अब इतनी पतली वॉल होती है, रबर की मेम्ब्रेन की तरह होती है, जैसे गुब्बारे की मेम्ब्रेन होती है ना, इतनी पतली वॉल होती है, मसल्स बहुत ज्यादा नहीं होती, तो अपने आप ही क्या, जब इसमें एयर होगी तो फूल जाती है। बिना एयर के ये बिल्कुल पिचक सकती है, पिचक के जुड़ सकती है, और मान लो अगर पिचक के चिपक गई तो फिर एकदम से हम अंदर सांस नहीं ले पाएंगे, अंदर एयर नहीं जाएगी, बिल्कुल घुटन होगी, ठीक है। तो ये हमेशा खुली रहनी चाहिए। तो इतनी पतली सी ट्यूब हमेशा खुली तो नहीं रहेगी, तो खुले रखने के लिए क्या होता है, इस ट्यूब के चारों ओर कुछ ऐसे कार्टिलेज रिंग के रूप में, सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, 16 से 20 के करीब नंबर होता है इनका, ये चिपके रहते हैं इसकी सतह पे, समझ में आ गया। और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या होती हैं, इस ट्रैकिया को सपोर्ट करती है, उसको पिचकने नहीं देती, इसकी जो वॉल होती है उसको आधा आपस में नजदीक नहीं आने देती, एंड दे कीप इट ऑलवेज ओपन, चाहे इसमें एयर हो मौजूद, चाहे इसमें एयर नहीं हो मौजूद। दीज रिंग्स दे ऑलवेज कीप दिस ट्रैकिया ओपन, ताकि हम बेधड़क बिना किसी परेशानी के सांस अंदर बाहर कर सके। समझ में आ गया। तो देखो इधर, इट इज ए थिन वॉल्ड ट्यूब इनटू व्हिच लैरिंक्स लीड्स। तो लैरिंक्स के बाद की अगली ट्यूब है ये, इट रन्स थ्रू द नेक, नेक में से गुजरती है, 10-12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, अप टू द कॉलर बोन, हमारा जो कॉलर बोन है वहां तक ये जाती है। इंटरनली इट इज सपोर्टेड बाय, अंदर की तरफ क्या है, इसके अंदर 16 से 20 के करीब सी के आकार में कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ठीक है, ये सॉफ्ट हड्डी की जैसे रिंग्स हैं। दीज कीप इट ओपन ऑल द टाइम, हमेशा खुली रखती है, इसको कोलैप्स नहीं होने देती, ठीक है, क्योंकि अगर ये रिंग्स नहीं होंगी ना तो बिना एयर के या एयर के एब्सेंस में कोलैप्स हो सकती है, चिपक सकता है, तो एकदम से सांस नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं क्या। तो दीज कीप इट ओपन ऑल द टाइम एंड इट डज नॉट कोलैप्स, कोलैप्स होता है पिचकना, व्हेन देयर इज नो एयर इन इट, तो बिना एयर के क्या है, ये पिचकेगी नहीं। जैसे आपने देखा होगा एक गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे को पैकेट में से निकाल तो बिल्कुल पिचका रहता है वो, है ना, तो उसको फुलाते हैं ना जब, तो देखो गुब्बारे की जो ट्यूबुलर पार्ट है, नेक जहां से हम फूंक मारते हैं, वो एकदम से गोल हो जाता है फूल के, तो हवा होती है तब तो गोल हो जाता है वो, हवा नहीं तो पिचक जाता है। तो बिल्कुल उतना ही पतला ये होता है हमारा ट्रकिया, तो वो पिचके ना, इसके लिए उसमें सी शेप की रिंग नुमा स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं हम। तो ये था हमारा ट्रकिया। ट्रकिया के बाद में इसके 2 पार्ट्स पार्टीशन हो जाएंगे, हर एक पार्ट को ब्रोंकस बोलते हैं, प्लूरल हो गया ब्रोंकी या ब्रोंका। चलिए जी, तो अगला हमारा हिस्सा ब्रोंकस। तो ये ब्रांचेस हैं ट्रकिया की। द ट्रकिया डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स इन द थोरैसिक रीजन। तो जैसे नेक रीजन के बाद में थोरैसिक रीजन में, थोरैक्स रीजन में हम प्रवेश करते हैं, जहां से हमारे लंग स्टार्ट होते हैं,
तो क्या होगा, ये ब्रोंकस, ये जो हमारा ट्रकिया है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इसी हर एक पार्ट को हम ब्रोंकस बोलते हैं। प्लूरल इसका हो गया ब्रोंकी। ईच पार्ट इज नोन एज ब्रोंकस। आगे जाके ट्यूब पतली पतली होती जाती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय कार्टिलेज। जो ब्रोंकस जो होता है वो भी थिन वॉल्ड ट्यूब है, तो इसको भी क्या है, कार्टिलेज के द्वारा सपोर्ट किया जाता है कि पिच के नहीं, ठीक है ना। Now, ये जो ब्रोंकस है, हर एक ब्रोंकस इट कैरीज एयर इनटू द लंग्स, ये लंग्स के अंदर ले जाता है। तो ब्रोंकस का बहुत थोड़ा सा ऐसा लंग्स के बाहर है, बाकी सारा लंग्स के अंदर है। अंदर जाके ब्रोंकस जो होता है ये खूब सारे छोटे छोटे पार्ट्स में, ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, बार बार 2 2 3 3 4 4 बार, और फाइनली बहुत बारीक बारीक ट्यूब्स की को जन्म देता है। वो बारीक ट्यूब्स कहलाती हैं क्या, ब्रोंकियोल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं। जैसे हमारा पेड़ नहीं होता, पेड़ का तना, एक तना, उसके बाद उसके छोटे ब्रांचेस, छोटे से और छोटे, फिर और छोटे, बस इस प्रकार से ब्रांचेस होती रहती हैं, ठीक है। और फाइनली जो ब्रांचेस होती है उसके टिप पे लीव्स लगती हैं। तो लीव्स कितने हजारों लाखों की संख्या में हो सकती है, बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे उसकी फाइन ब्रांचेस हो जाती है, बहुत बारीक बारीक। और हर एक ब्रांच के टिप पे, उसके टिप पे एक छोटा थिन वॉल्ड गोल बल्ब लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्वियोलस। क्या बोलते हैं इसको, एल्वियोलस। तो आगे हम पढ़ेंगे वो हिस्सा लंग्स के अंदर आ जाएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे अगला वाला लंग्स। और मैं बता चुका हूं कि ऊपर के जो पार्ट्स है वो एक्सेसरी पार्ट्स हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। और लंग्स हमारे इसेंशियल ऑर्गन क्यों है, बिकॉज यहाँ पे इसके सतह पे गैस का एक्सचेंज होता है। इट ऑफर्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्विकली गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है कि नहीं का। हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमको जल्दी से बहुत ज्यादा एयर की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की, हमारे बॉडी के जो एनर्जी डिमांड्स है उसको पूरा करने के लिए। तो हमारे बॉडी में लंग्स एक इफेक्टिव सिस्टम होते हैं, ये बहुत सारा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो इतने सारे एल्वियोलस होते हैं, गोल गोल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, इन सब का जो टोटल एरिया होता है वो नियरली 80 स्क्वायर मीटर के आसपास होता है। तो इसीलिए हम जो भी एयर भरते हैं लंग्स के अंदर, फटाफट से गैस का एक्सचेंज होता है, जल्दी से डिफ्यूजन के माध्यम से। तो आगे हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, बेसिक जानकारी। तो लंग्स क्या बताओ, पेयर्ड ऑर्गन्स, एक जोड़ी होते हैं, प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी के अंदर है, एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। हड्डियों का एक केज है, पिंजरे के जैसा है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो ये रिब केज जो होता है उसको बहुत ज्यादा फूल करके फूटने से रोकता है। अगर बहुत ज्यादा एयर भर जाए तो ये बहुत ज्यादा ये फूलता नहीं है। जैसे हमारा जो टायर्स होते हैं ना गाड़ी मोटर के, तो ये जो टायर्स होते हैं जिस प्रकार से अंदर वाली ट्यूब को प्रोटेक्ट करते हैं एयर प्रेशर के अगेंस्ट, उसी प्रकार से हमारा जो रिब केज है वो प्रोटेक्ट करता है, उसको बर्स्ट होने से लंग्स को रोकता है, ठीक है। देन बाहर से लंग्स के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको वो कहते हैं प्लूरा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने डेफिनेशन में बताया था, ठीक है। प्लूरा इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द लंग्स। लाइट पिंक कलर के दिखाई देते हैं हमको बाहर से एक्सटर्नली, ठीक है कि नहीं। इंटरनली अंदर से अगर हम देखें तो जो ब्रोंकस होता है जो हर एक लंग में प्रवेश करता है, इट डिवाइड्स रिपीटेडली, बार बार ही डिवाइड करता है, फॉर्मिंग फाइन एयर ट्यूब्स, बहुत बारीक बारीक एयर की ट्यूब्स बन जाती है, और इन ट्यूब्स को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है कि नहीं। रिपीटेडली ब्रांच होती है। Bronchioles at their tips contain numerous thin-walled sac-like structures called alveoli. And bronchioles के टिप पे, उनके टिप पे, एंड पे उनके क्या होता है, न्यूमरस मतलब बहुत अधिक संख्या में, थिन वॉल्ड, पतले पतले, क्या थिन वॉल्ड, बहुत ही पतली वॉल के सैक लाइक, बिल्कुल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, एल्वियोली। ये प्लूरल है, और ALVEOLUS, एल्वियोलस सिंगुलर है। इतने सारे क्यों होते हैं, ताकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है कि नहीं क्या। तो गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ एल्वियोली, और एल्वियोली की सतह पे ही गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो एल्वियोली की जो सतह होती है इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज टच होकर के आती है, एक पूरा जाल बना होता है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और ब्लड कैपिलरीज जो होती है जब ब्लड लेकर के आएंगी तो ये ब्लड जो होता है उसमें CO2 मिक्स होकर के आती है, फिर CO2 का प्रेशर जो होता है ब्लड में तो ज्यादा होता है, तो CO2 डिफ्यूज हो जाती है कैविटी के अंदर, एल्वियोलर कैविटी के अंदर, और ऑक्सीजन धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाती है कहाँ पे, ब्लड के अंदर। और फिर वही ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से ब्लड के थ्रू कैरी होकर डिफरेंट बॉडी पार्ट तक चल जाता है। तो पहले हार्ट में जाएगा वो, और फिर हार्ट उसको पंप करके बाकी बॉडी ऑर्गन्स तक पंप कर देता है, ठीक है कि नहीं क्या। सो गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ एल्वियोली। और क्या होता है एल्वियोली, एल्वियोली विच इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोली की सतह जो होती है पूरी ढकी होती है ब्लड की कैपिलरी से, उसमें आर्टरीज और वेन्स दोनों की कैपिलरीज होती है, ठीक है कि नहीं क्या। तो अभी मैं आगे डायग्राम दिखा दूंगा, एनिमेटेड वीडियो भी दे दूंगा, जिसमें कि क्या है, ये जो एल्वियोली है इसकी सतह पे जो कैपिलरीज है उसमें जो रेड कलर की दिखाई देंगी वो क्या होंगी, आर्टरी के पार्ट्स होंगे, और जो ब्लू कलर के वो वेन्स के पार्ट होंगे। बोथ लंग्स हैव अबाउट, दोनों लंग्स के अंदर अगर हम इन टोटल एल्वियोला की जो गिनती करें तो लगभग 700 मिलियन होते हैं, और 1 मिलियन होता है 10 लाख। तो मतलब बहुत बड़ी संख्या में ये माइक्रोस्कोपिक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं
तो बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं टुगेदर, और सब मिलजुल के क्या है, ये लगभग कितना सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, 80 स्क्वायर मीटर। समझ में आ गया, 80 स्क्वायर मीटर। तो 1 स्क्वायर मीटर कितना होता है, 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, इतना बड़ा जो सरफेस होता है उसको 1 स्क्वायर मीटर बोलते हैं। तो इसका 80 टाइम्स कर लो, इतना बड़ा सरफेस एरिया। और यही कारण है कि हमारे जैसे बड़े ऑर्गेनिज्म के लिए, मल्टी सेलुलर हाईली एडवांस ऑर्गेनिज्म के लिए भी क्या है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। फटाफट हमने सांस भरा, कुछ सेकंड में 2-3 सेकंड में ही गैस का एक्सचेंज खत्म हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये सरफेस एरिया, ये आंकड़े याद रखेंगे, ठीक है ना, कि कितने एल्वियोलाई होते हैं, कितना सरफेस एरिया इफेक्टिव हमको मिलता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। उसके बाद हमारे जो लेफ्ट और राइट लंग है, उसको बाहर से बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं किसी पर्सन के लंग्स को बॉडी से बाहर निकाल करके बाहर लटका करके दिखा दूं, तो आप इजीली पहचान जाओगे कि बॉडी में कौन सा तो लेफ्ट वाला लंग है और कौन सा राइट वाला लंग है, ठीक है। तो जो लेफ्ट लंग होते हैं उसमें, लेफ्ट लंग होता है उसमें सिर्फ 2 ही लोब्स होते हैं, तो पार्टीशन लगता है कि 2 छोटे-छोटे पीसेस को जोड़ करके वो बनाया गया है। तो लेफ्ट लंग इट हैज ओनली 2 लोब्स, व्हेयरएज जो राइट लंग है उसमें कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो लेफ्ट एल कैसे लिखेंगे, कैपिटल एल, हम एक लाइन ऐसे खींचते हैं, ऐसे तो 2 स्ट्रोक में बना देते हैं एल, तो क्योंकि एल में ऐसे 2 लाइंस से बनता है एल, तो 2 लोब्स। और आर कैसे 3 स्ट्रोक में बनता है, देखो हमने पहले ऐसे खींचा आर के लिए, फिर हमने एक गोल ऐसे किया, फिर ऐसे किया, तो 3 स्ट्रोक में बनता है, तो 3 लोब्स हो गए। समझ में आ गया। तो हम बहुत इजीली इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो ये थी जनरल जानकारी किससे रिलेटेड, ह्यूमन लंग्स से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं। आप लोगों को ये नोटबुक में बनाना होगा। चलिए ओके, तो देखें ये हमारा माउथ कैविटी है, ओरल कैविटी या बकल कैविटी, ये ऊपर नोस्ट्रल है, तो ये तो हमारे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया, ठीक है कि नहीं। क्या आगे जाके कॉमन कैविटी है फेरिंग्स, तो ये नोस्ट्रल जो होंगे, नोस्ट्रल लीड करते हैं नेजल चैम्बर के थ्रू, और नेजल पैसेज या नेजल चैम्बर से होकर के जो भी एयर वगैरह कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में आ जाएगी। तो फेरिंग्स में 2 ओपनिंग्स होते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल हम क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेस्पिरेटरी ओपनिंग बताऊंगा, जो कि क्या ट्रैकिया की ओपनिंग। तो ये जो ओपनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं, और इसके ऊपर लिड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, एपिग्लॉटिस, ठीक है कि नहीं, यहाँ नहीं दिखाया गया फिलहाल, ठीक। चलिए उसके बाद ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स होती है, ठीक है कि नहीं। तो ये है लैरिंक्स, 3 अलग-अलग कार्टिलेज का बना होता है ये, ठीक है। एयर जब बाहर निकलेगी तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती है, आवाज प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसको वॉइस बॉक्स कहा गया। इसके बाद ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर हमारा सीधा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये नेक रीजन में होती है, इसको ट्रकिया बोलते हैं। मैंने बताया था थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है, और ये कोलैप्स हो सकता है, तो इसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए हमेशा खुला फूला हुआ ओपन रखने के लिए इसके उसको किससे सपोर्ट मिलता है, अंदर अंदर से ये सेमी सर्कुलर कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। वैसे तो अंदर होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ दिखाई है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है कि नहीं। क्या तो 16 से 20 के करीब होती है, और ये इनमें से कुछ रिंग्स इन ब्रांचेस पे भी होती है। ये जो 2 ब्रांचेस हैं नेक रीजन में कॉलर बोन के पास से, ये ब्रांचेस कहलाती हैं ब्रोंकस, प्लूरल हो गया ब्रोंकाई, तो ब्रोंकस सिंगुलर हो गया। तो इसी को हम कॉमन भाषा में विंड पाइप भी कह सकते हैं, फिर ट्रैकिया। स्पेलिंग पे गौर करेंगे, TRACHEA, सेमी सर्कुलर कार्टिलेजिनस रिंग्स। यहाँ तक क्लियर है। ये जो ब्रोंकस है जैसे लंग्स में प्रवेश करेगा तो इसके बहुत सारी फाइन ब्रांचेस हो जाती है, पहले मोटी, फिर और पतली 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 बारीक बारीक, और इन फाइन ब्रांचेस के टिप्स पे खूब बंच के बंची सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सैक, तो ये ब्रोंकियोल्स हो गए, फाइन ट्यूब्स, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो सिंगुलर है तो ब्रोंकियोल, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा है ये लेफ्ट लंग है, और ये वाला क्या है, राइट लंग है। हमेशा लेफ्ट राइट फोटोग्राफ में हमेशा उल्टा ही दिखाई देता है, समझ आ गया कि नहीं। क्या आप जिस तरफ बैठे हो, अगर सामने स्क्रीन पे देखोगे तो आपका जिस तरफ लेफ्ट हैंड है स्क्रीन में वो राइट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। क्या तो हमेशा फोटोग्राफ में जब भी हम समझाएंगे तो लेफ्ट राइट हमेशा उल्टे करेंगे। तो ये वाला जो साइड है आपका वैसे लेफ्ट हैंड होगा, तो सॉरी ये वाला साइड आपके तरफ राइट हैंड की तरफ होगा, तो ये उल्टा है, लेफ्ट लंग है, ठीक है। और ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा ये राइट लंग होगा। तो ये राइट लंग में 3 लोब होते हैं। तो 3 लोब कैसे, देखो एक लोब तो देखो ये यहाँ से ये दिख रहा है, ठीक है, ये एक लोब हो गया, ठीक है। तो दूसरा कहां से कहां तक दिख रहा है, ये देखो ये दूसरा लोब है। तो ये ऐसे पार्टीशन दिख जाते हैं, लगता है कि जैसे 3 हिस्से जोड़ के बनाया गया, और तीसरा लोब भी हो गया। तो 3 लोब्स होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, सिर्फ 2 ही लोब होते हैं लेफ्ट वाले लंग में। तो दिस इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, दिस इज ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है कि नहीं। क्या ओके। और लंग के बाहर जो मैंने रेड कलर की प्रोटेक्टिव कवरिंग दिखाई है, ये बीच में जो शेडेड है ये है प्लूरा, सो दिस इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये लंग्स जिस कैविटी में मौजूद है उसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, ठीक है कि नहीं। और ये थोरैसिक कैविटी के जस्ट बाद में जो कैविटी आती है वो होती है एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिन और थोरैक्स के पार्टीशन बीच में क्या है, एक पतला सा
मस्कुलर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, डोम मतलब गुंबदनुमा, ऐसे बिल्कुल आर्क के रूप में एक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल जो कि क्या है, इस कैविटी को इस कैविटी से अलग करता है, ठीक है कि नहीं? तो ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है मस्कुलर, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। तो फ्रेगम नहीं बोलेंगे, स्पेलिंग गौर से देख लेंगे, DIAPHRAGM, डायाफ्राम। तो ये स्ट्रक्चर क्या करता है? इट सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में हमारा स्टमक होता है, पेंक्रियाज होता है, लिवर, ये सारी चीजें, गॉल ब्लैडर, सब उसमें होते हैं, ठीक है नहीं? इंटेस्टाइन एंड व्हाटएवर। तो उसके बाद ये जो हमारा क्या है, लंग्स हैं, दे आर प्रोटेक्टेड बाय, मैंने बताया था, रिब केज। अब रिब केज कैसी होती है? ये हमारा मान लो माउथ फेसिंग हिस्सा है, तो पीछे की तरफ, पीठ वाले हिस्से की तरफ से जो हमारी वर्टिबल कॉलम का जो हिस्सा है ना, रीढ़ की हड्डियों का कॉलम, वहां से रीढ़ की हड्डियों से कुछ रिंग के शेप में हड्डियां जुड़ी रहती हैं, ऐसे गोल घूम के आएंगी, और यहाँ आकर के हमारे जो चेस्ट बोन है, जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम, इस प्रकार से एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा ये यहाँ पे, इस जगह पे, ये कहलाती है चेस्ट बोन, स्टर्नम, ठीक है कि नहीं का? इस स्टर्नम से वो रिंग के रूप में आएगी, ऐसे जुड़ी होगी, फिर एक और वर्टिब्रा से निकल के रिंग के रूप में आएगी, ऐसे जुड़ेगी। इस प्रकार से 12 तो इस तरफ होती हैं और 12 होती है इस तरफ, तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर, ये मिलाकर के बनता है हमारा रिब केज। तो इसमें से ऊपर की जो 10 है वो तो क्या जुड़ी होती हैं, कहां तक जुड़ी होती है? इस स्टर्नम में जुड़ी होती है, और फिर लास्ट की जो 2 रिब्स होती हैं वो खुली होती है ऐसे कैसी, वो स्टर्नम तक नहीं जाती है, वो कहलाती है फ्लोटिंग रिब्स, 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी। तो 12 पेयर्स में से 10 पेयर्स आर फिक्स्ड रिब्स एंड 2 पेयर्स आर फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है कि नहीं क्या? ओके। अब ये जो हमारा डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो होता है ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, और ये डायफ्राम जो होता है इसका मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। समझ में आ गया कि नहीं का? और इसके अंदर ब्रेन से रिफ्लेक्सेस मिलते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल मसल्स होती हैं, इनवॉलंटरी मसल्स ही हैं, ठीक है? ये मसल्स क्या करती हैं, इसको पकड़ के रखती हैं, और ये फिर यहाँ किससे? रिब केज से जुड़ी हुई है ऐसे, और इधर से भी रिब केज से जुड़ी हुई है, ठीक है, चारों तरफ से, ठीक है? अब जैसे ही इसको स्टिमुलस मिलता है तो ये मसल्स क्या होती है? कांटेक्ट होती है। मसल्स कांटेक्ट होंगी तो ये डायफ्राम को खींचेंगी, खींचेंगी तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाएगा। अगर डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा तो क्या होगा? थोरेसिक कैविटी जो होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। समझ में आएगा? थोरेसिक कैविटी बड़ी हो जाएगी। भाई देखो, अभी थोरेसिक कैविटी इतनी है, ठीक है कि नहीं? तो अब मान लो इसमें अभी फिलहाल इस मोमेंट पे कुछ एयर है, सपोज कितनी है? अच्छा, मैं एयर का एक और बात बता दूं मैं आपको, कि हम पूरी जान लगा करके फुल फोर्स के साथ अगर हवा अंदर भरे, सांस के साथ भरे लंग्स के अंदर, तो हम 1500 मिलीलीटर 1.5 लीटर ऑफ एयर भर सकते हैं। ये मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी है लंग्स की, ठीक है कि नहीं क्या? और इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? टाइडल वॉल्यूम। और एक और बात याद रखेंगे, एक और आंकड़ा बताने जा रहा हूं मैं, हम पूरी जान लगा के एयर को बाहर फोर्सफुली ड्राई आउट कर दे तो भी हम लंग्स को खाली नहीं कर पाएंगे। स्टिल हाफ अ लीटर 500 ml ऑफ एयर स्टिल लेफ्ट विद इन द लंग्स, ये कहलाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। समझ में आ गया? टाइडल वॉल्यूम 1.5 लीटर होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर या फिर हाफ अ लीटर होता है, ठीक है कि नहीं? तो हमेशा लंग्स के अंदर, और हम कभी भी सांस लेते हैं तो पूरी जोर लगा के लेते नहीं, पूरी जोर लगा के छोड़ते नहीं, तो देयर इज ऑलवेज एयर इन बिटवीन दीज टू लिमिट्स। 500 ml और 1500 ml के बीच में एयर रहती है यहाँ पे, ठीक है? तो हम मान लेते हैं नॉर्मल अवस्था में जो कम एयर है यहाँ पे, सपोज वो 800 ml है, ठीक है, और ज्यादा में सपोज 1200 ml है। अब समझते हैं इस केस में यहाँ पे एयर कितनी है? 800 ml है, सपोज कितनी है? 800 ml है, और हमको सांस लेना है। तो जैसे ही हम सांस लेना चाहेंगे तो कैसे सांस आएगा वो समझते हैं। तो जब ब्रीदिंग इन होता है तो कैसे होता है ब्रीदिंग इन? डायफ्राम कैसे कंट्रोल करता है? ये डायफ्राम, तो मान लो यहाँ पे भी क्या 800 ml ऑफ एयर है, 800 ml ऑफ एयर है, 0.8 लीटर, ठीक है? अब ये इंटरकॉस्टल मसल्स कांटेक्ट होंगी तो इसको ये इधर से खींचेगा, डायफ्राम क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट हो जाएगा तो ये 800 जो ml एयर है, 800 ml एयर जो है इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट है। अब वॉल्यूम एयर उतनी रहेगी, और जैसे ये डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा मसल्स के खींचने के द्वारा, तो ये अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया। तो अब मुझे बताना, उतनी ही गैस को अगर ज्यादा जगह मिल जाए फैलने के लिए, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम हो जाएगा तो ये प्रेशर जो होता है बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे भी नीचे गिर जाता है, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ये प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा पता है ना? तो बाहर से नोस्ट्रिल्स के माध्यम से जो एयर है वो फटाफट रश करेगी, और ये सब पैसेज खुला हुआ है, कहीं से बंद नहीं है, तो ये एयर तब तक अंदर भरेगी लंग्स में जब तक कि अंदर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। तो मान लेते हैं कि पहले एयर 800 थी, फिर एक थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा डायफ्राम सीधा होने से, तो 400 ml एयर समा गई लंग्स के अंदर, और अभी लंग्स के अंदर एयर कितनी हो गई? 1200 ml हो गई। अब जो बाहर से एयर आई है उसमें मेनली तो नाइट्रोजन ही है 78%, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की भी 21% मात्रा है, 20.8%। तो ऑक्सीजन रिच एयर बोलेंगे। नाइट्रोजन हमारा शरीर यूज नहीं करता, हमको तो ऑक्सीजन से मतलब है।
अब ये एयर यहाँ से आकर के इन गुब्बारों में एल्वियोलाई में भर गई, ठीक है। अब यहाँ से एक मेन ब्लड वेसल आता है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ये हार्ट से आती है निकल के। आर्टरी ये एकमात्र वो आर्टरी है जो कि इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है हार्ट से, ठीक है। ये दो भागों में बट जाएगी, लेफ्ट में और राइट में। तो राइट वाला आर्टरी इधर आ जाएगी, लेफ्ट वाली इधर आ जाएगी। और ये राइट वाली पल्मोनरी आर्टरी इसके सतह पे घूम करके बहुत बारीक 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 ब्रांचेस बनाएगी, पल्मोनरी आर्टीरियोल। और ये आर्टीरियोल अंदर जाके के और फाइन कैपिलरीज का जाल बना लेंगे, और ये कैपिलरीज का जाल जो है इस एल्वेलस को ऊपर से घेर के रख लेता है, सतह से चिपक करके जाता है, ठीक है कि नहीं का। अब जो हमारी कैपिलरीज होती है थिन वॉल्ड होती हैं, उसका जो सेल मेम्ब्रेन के जितनी उसकी मोटाई होती है उसकी वॉल की, ठीक है। तो जब ये ब्लड कैपिलरीज इसके संपर्क में होकर के गुजरेंगी तो अब वहां पे डिफ्यूजन प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो जो एल्वेलस के अंदर जो एयर भरी हुई है उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन अपने अधिकता वाले स्थान से कमी वाले स्थान की ओर जाती है। डिफ्यूजन पढ़ चुके हैं ना, तो ऑक्सीजन इट डिफ्यूजेस फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑक्सीजन तो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, और ब्लड के अंदर घुसने के बाद में वो हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को चिपका के जो स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी प्रकार से जो ब्लड लेके आए थे ना पल्मोनरी आर्टरी, उसमें CO2 बहुत ज्यादा मिला हुआ है, वो भी हीमोग्लोबिन ही लेके आ रहा है। तो CO2 कहां से जनरेट हुआ मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है। वो CO2 की मात्रा ब्लड में ज्यादा है, किसके पल्मोनरी आर्टरी वाला जो ब्लड है उसमें ज्यादा है, तो वहां से वो CO2 डिफ्यूज होके एल्वेलर कैविटी में आ जाती है। समझ आ गया कि नहीं क्या? तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड एंड CO2 डिफ्यूजेस आउट ऑफ द ब्लड इनटू द एल्वेलस कैविटी। और बाद में फिर क्या है, ये तो हो गया, समझ में आ गया एक्सचेंज। उसका ये जो ब्लड है ना, ये ब्लड फिर सारी की सारी कैपिलरीज किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, वीन्स की कैपिलरीज। और वीन्स की कैपिलरीज जुड़ जुड़ा के एक वीन की कैपिलरी इधर से निकलेगी, एक मेन वीन इधर से निकलेगी इस लंग से, राइट वाले से, एक मेन वीन निकलेगी लेफ्ट लंग से। ये दोनों वीन्स लेफ्ट और राइट पल्मोनरी वीन हो गई, ये वापस किसको ब्लड लेके जाएंगी, हार्ट की तरफ लेके जाएंगी, ठीक है कि नहीं का। और हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई करेंगी, और फिर हार्ट से वो जाएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल उसको पंप कर देगा एओर्टा में, फिर एओर्टा से बाकी बॉडी ऑर्गन्स तक प्योर ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड चला जाएगा। ये तो हुआ बात, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये कहां चला गया, ब्लड वेसल्स के थ्रू टिश्यूज में चला गया। टिश्यूज में जो ब्लड है, ये जो आर्टरीज और वीन्स है, खासकर आर्टरीज जो है, खासकर ये क्या है, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी। और वहां पे ये जो हमारा लिम्फ होता है ना, लिम्फेटिक लिक्विड, जो सेल्स के बाहर जो ओपन स्पेसेस होती है जिसमें लिक्विड भरा हुआ कलरलेस लिक्विड, उसमें ये किसको, ऑक्सीजन को छोड़ के आ जाएगी। ऑक्सीजन वहां से डिफ्यूज होकर लिम्फ में मिल जाएगी, और लिम्फ जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वहां से सेल्स उस ऑक्सीजन को सोख लेते हैं डिफ्यूजर के माध्यम से। सेल्स के अंदर घुस गई, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगी ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेशल एंजाइम्स होती हैं, ऑक्सीजोम्स एंड पेरोक्सीजोम्स। उन एंजाइम्स की मदद से भोजन ग्लूकोज जलेगा, एनर्जी मिलेगी। मैं बता चुका हूं सेलुलर रेस्पिरेशन। और वो जो एनर्जी है वो एटीपी के रूप में जमा होती है, वही एनर्जी करेंसी है सेल की। और क्योंकि वहां एनर्जी जनरेट होती है तो ये पावर हाउस हो गया। फिर ये एनर्जी जब यूज होगी तो सेल अपना कामकाज कर पाएगा, ठीक है कि नहीं क्या। अब इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे ग्लूकोज के जलने के बाद में, क्योंकि ग्लूकोज एक कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, तो एनर्जी तो मिल गई, बट वहां पे वाटर बनता है, वाटर वहीं रह जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट मेटल बनता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल को नहीं चाहिए होती है, थोड़ी देर तक तो जमा होती रहती है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड इट डिफ्यूजेस आउट ऑफ द सेल इनटू द लिम्फेटिक टिश्यू, ठीक है। लिम्फ में ये आ गया, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ के अंदर घुल मिल गया। फिर लिम्फ में से विन्यूल्स की जो कैपिलरीज है, वीन्स की जो कैपिलरीज है, वो उसको पिकअप कर लेती हैं, उसमें डिफ्यूज होती है, और फिर ब्लड के माध्यम से होकर के ये बहुत सारी वीन्स जो होती है इकट्ठी जुड़ जुड़ के वीना केवा में इस ब्लड को पहुंचा देती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वीना केवा के माध्यम से अगेन हार्ट में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे बाकी बॉडी ऑर्गन से भी ये एसोसिएटेड होता है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो डायफ्राम का रोल समझ में आ गया। अब जो CO2 जो है वो जब CO2 मिक्स ब्लड वापस जब कहां आएगा, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से इधर आएगा, तो CO2 कहां डिफ्यूज हो गई, इसमें डिफ्यूज हो गई। तो जब अब देखो इक्वल अमाउंट ऑफ गैसेस डिफ्यूज होती है, जितनी ऑक्सीजन यहां से इधर आई बाहर, तो मैंने बताया था इधर 1200 ml एयर हो गई थी ना। अब 1200 में से मान लो यहां से 100 ऑक्सीजन लोड हो गई, किसमें, टिश्यूज के अंदर, ब्लड के अंदर लोड हो गई, तो 100 ही CO2 बाहर आएगी, बराबर मात्रा में एक्सचेंज होता है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अब मान लो लोडिंग हो गया, पूरा एक्सचेंज हो गया गैसेस का, CO2 रिच एयर है सिर्फ एल्वेलस के अंदर, इसको बाहर भेजना है, तो अब क्या होगा, जो मसल्स ने इसको खींच के रखा हुआ था ना, इसको फ्लैट बनाया हुआ था, ठीक है। अब एयर कितनी है, 1200, ध्यान देना भी, एयर कितनी 1200 ml है। अब ये मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, ब्रेन के सिग्नल पे ये मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। रिलैक्स हो जाएंगी तो डायफ्राम जो होता है काफी फ्लेक्सिबल होता है,
तो अपने फ्लेक्सिबल नेचर का नहीं ठप करके अगेन वापस से गोल हो जाएगा, ऊपर से डोम शेप हो जाएगा। डोम शेप होने से ये ऊपर से गोल हो गया तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम वापस कम हो जाएगा, मतलब जो एयर है वो पिचक गई तो प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो ये प्रेशर जो होता है इट इज मोर देन द आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया तो ज्यादा प्रेशर के कारण दिस एयर फ्रॉम विद इन द thoracic cavity that is lungs it rushes out of the lungs through this respiratory passage। ठीक है, और ये बाहर तक तब तक ये एयर मूव करेगी जब तक कि दोनों ओर का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। तो जो पहले हमने एयर अंदर ब्रीथ किया था वो इंस्पिरेशन था, इनहेलेशन था, ये जो बाहर करेंगे ये एक्सहेलेशन है। और इसके लिए डायाफ्राम और जो इंटरकॉस्टल मसल्स है इन दोनों का मिलजुल के काम होता है एक साथ। समझ में आ गया? ये था हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो डायग्राम को अच्छे से बना लेंगे आप लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो ये मैंने बताया देखो अभी किस प्रकार से गैसेस एक्सचेंज होता है किसमें, एल्वियोलस के अंदर। ठीक है, तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या होगा, इंटरनली देखो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन लंग्स एंड ट्रांसपोर्टेशन बाय ब्लड, ब्लड के थ्रू किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है तो पढ़ लेते हैं एक बार। इंटरनली लंग्स आर प्रोवाइडेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोली, लंग्स के अंदर क्या होते हैं, खूब सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एल्वियोली बताया था अभी कितना होता है 700 मिलियन। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ विच, और जिसकी सतह पे क्या होता है गैस का एक्सचेंज होता है। गैसेस कौन सी, O2 एंड CO2, नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं हमारी बॉडी में। The wall of alveoli is in contact with fine blood capillaries, और जो एल्वियोलस की जो वॉल होती है वो किसके संपर्क में होती है, बारीक बारीक ब्लड की कैपिलरीज के संपर्क में होती है। ठीक है, और उसकी वॉल परमेबल होती है, ऑक्सीजन और CO2 आर पार जा सकती है उसकी। ड्यूरिंग द इनहेलेशन, जैसे हम सांस अंदर लेते हैं ऑक्सीजन रिच एयर रीचेज द एल्वियोली, एल्वियोली में क्या भर जाता है, ऑक्सीजन से रिच एयर, ऑक्सीजन में भरपूर एयर जो है वो एल्वियोलस में भर जाती है। कैपिलरीज अराइजिंग फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टेरियोस, मैंने बताया था पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इम्प्योर ब्लड लेकर के आएगी हार्ट से कहां, लंग्स के पास, लेफ्ट और राइट लंग के पास में। ठीक है, तो वो डिवाइड होके के बार बार पल्मोनरी आर्टेरियोल छोटे छोटे ब्रांचेस बना लेती है। ये पल्मोनरी आर्टेरियोल जो होते हैं दे कैरी CO2 रिच ब्लड टू एल्वियोली, एल्वियोली की सतह तक ये ब्लड को ले आते हैं, इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सिंस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अब देखो जो गैसेस की मात्रा होती है किसी चीज में भी घुली हुई उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर, इसका मतलब वो गैस की मात्रा ज्यादा है। तो जो ब्लड आया ना CO2 मिक्स ब्लड, उसमें ऑक्सीजन तो कम है और CO2 उसमें ज्यादा है। तो देखो सेंस पार्शियल प्रेशर मतलब ये मात्रा एक तरह से। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज मोर, एल्वियोलस में जो हमने बाहर से एयर लाए थे वो ऑक्सीजन रिच है, वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है। इट डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड कैपिलरीज, तो ऑक्सीजन तो डिफ्यूज होती है ब्लड कैपिलरीज में, हमने पढ़ा है डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जब तक कि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता। बस यहाँ पे हम शब्द कॉन्सेंट्रेशन के स्थान पे हम यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर, गैसेस में ये टर्म यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन यूज नहीं करते। तो क्योंकि एल्वियोलर वाली एयर में, एल्वियोलस की एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, इट डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाती है एंड, और वहां जाके क्या होगा, इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ ये जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से जो पार्शियल प्रेशर CO2 का है वो कहां ज्यादा है, वो ब्लड के अंदर ज्यादा है, कैपिलरीज में ज्यादा है, तो ब्लड में से CO2 डिफ्यूज होकर के एल्वियोलस में घुस जाएगी। समझ में आ गया? अब सारी कैपिलरीज जो होती है जिन्होंने ऑक्सीजन को लोड कर लिया हीमोग्लोबिन में वो जुड़ जाएंगी, जुड़ के ये वेन्यूल्स बनाएंगी, वेन्यूल्स जुड़ के वीन्स बनाएंगी और वीन्स जुड़ के मेन पल्मोनरी वीन बनाएगी, एक तो लेफ्ट लंग में बनेगी और एक बनेगी राइट लंग में। दोनों पल्मोनरी वीन्स जाकर के ब्लड कहां ट्रांसपोर्ट करेगी, हार्ट को जाके देगी, ऑरिकल्स में। ठीक है कि नहीं का? तो इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, और ये हार्ट फिर क्या अपने वेंट्रिकल के माध्यम से पंप कर देगा एओर्टा में, एओर्टा से खूब सारी आर्टरीज अराइज होंगी, दे विल कैरी दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो अलग अलग आर्टरीज के माध्यम से ले जाएगा। तो ये तो था क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो नीचे एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, ये मैं ब्रीफ में एक बार समझा देता हूं, अभी समझा दिया वैसे मैंने वर्बली पूरा। चलिए, तो देखो पल्मोनरी आर्टरी जो थी, मेन आर्टरी जो कि हमारे हार्ट से आई लंग्स की तरफ आई लेफ्ट राइट लंग में, तो उससे उसकी फाइन ब्रांच है पल्मोनरी आर्टरी से निकली हुई आर्टीरियोल है, ये ब्लड लेके आया। तो ये जो रेड रेड वाला जो चीज मैंने दिखाई आर्टरी है, लेकिन ला क्या रहे, CO2 रिच ब्लड है। तो देखो आर्टीरियोल कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 की मात्रा ज्यादा है। अब इस ब्लड में CO2 की मात्रा ज्यादा है और यहाँ पे एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो ऑक्सीजन अधिकता से कमी वाले स्थान की तरफ, तो ऑक्सीजन तो इसमें डिफ्यूज होगी क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम है, और यहाँ CO2 ज्यादा है, यहाँ CO2 कम है, तो CO2 अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू द एल्वियोल, इनटू द कैपिलरी ब्लड, एंड सिमिलरली CO2 विल डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड। तो जब तक कुछ समय तक, अच्छा ये मैंने एक ही दिखा रखा, पूरा जाल का जाल होता है, उसकी पूरी सतह कवर्ड होती है। ठीक है कि नहीं का? तो ये जो आर्टेरियल है इसमें धीरे धीरे जब एक्सचेंज हो जाएगा तो बाद में इसी का नाम चेंज होकर विन्यूल बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन सारी की सारी लोड हो गई, CO2 हट गई है, अब ये क्या हो गया,
ये विन्यूल हो गया। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करेगी। ऐसे बहुत सारे हर एल्वियोलस से छोटे-छोटे विन्यूल्स खूब सारे निकलेंगे। ये बार-बार जुड़ के क्या बनाएंगे? वेन्स बना देंगे, छोटी वेन्स, दे अगेन जॉइन टू फॉर्म बिगर वेन्स। तो फाइनली जो पल्मोनरी वेन है वो क्या है? तो ये देखो, ये बाकी जो विन्यूल्स है छोटे-छोटे, ये जॉइन हो जाएंगे पल्मोनरी वेन में। तो एक लंग से एक वेन निकलेगी लेफ्ट और राइट वाले से राइट, ये दोनों वेन्स हार्ट में ये ब्लड को पंप कर देंगे। ये हमारा एल्वियोलस, ये ब्रोंकियोल जो कि क्या है? टर्मिनल ब्रोंकियोल, जिसके टिप पे क्या होता है? एल्वियोलस होता है। तो यहाँ से देखो आउटसाइड जो एयर है वो आ रही है रश होकर के, और ये एल्वियोलर कैविटी को भर लेती है। तो ये सभी एल्वियोलाई 700 मिलियन जो है, इनका ये जो सरफेस एरिया अगर इकट्ठा हम सबका ऐड करें तो नियरली इट विल बी अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। तो इतना बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिससे कि रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज फटाफट हो जाता है। इसलिए इसको हम इसेंशियल ऑर्गन बोलते हैं। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है इनकी सतह के ऊपर होता है। समझ में आ गया? तो गैसेस एक्सचेंज इन एल्वियोलस। ठीक है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझा चुका हूं, एक बार फिर ब्रीफ में पढ़ लेते हैं क्या होता है ब्रीदिंग ये मैकेनिज्म। ठीक है, ओके, सो क्या है ब्रीदिंग मैकेनिज्म? ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड, बताया था मैंने, मस्कुलर जो पार्टीशन है डायफ्राम जो कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में होता है वो कंट्रोल करता है, और वो किससे जुड़ा हुआ है? इंटरकॉस्टल मसल से जुड़ा हुआ है, व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। सो ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर पार्टीशन, जिसको कहते हैं डायफ्राम, DIAPHRAGM। डायफ्राम बोलेंगे, फ्रैगम नहीं बोलेंगे। ठीक है, दैट सेपरेट्स द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन। ठीक है, एंड और क्या? इंटरकॉस्टल मसल्स अटैच टू द रिब्स, और रिब्स से जुड़ी हुई है इंटरकॉस्टल मसल। ये दो चीजें, एक तो डायफ्राम कंट्रोल करता है और साथ में मसल्स कंट्रोल करती है। तो डायफ्राम के मूवमेंट के लिए इंटरकॉस्टल मसल्स उतर रही है, व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, बताया था मैंने, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, चलिए, ब्रीदिंग इन क्या होता है, इनहेलेशन क्या होता है? व्हेन द इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब इंटरकॉस्टल मसल्स सिकुड़ेंगी तो बताया था वो डायफ्राम को खींचेंगी, तो उसका जो डोम शेप का जो आकार है, ऊपर से गुंबद आकार है या फिर जो ऊपर से कर्व्ड होता है, वो सीधा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। दे पुल द डोम शेप डायफ्राम मेकिंग इट फ्लैट। वो फ्लैट हो गया। फ्लैट होते ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, थोरेसिक कैविटी बड़ी हो गई, अब एयर तो उसमें उतनी ही है, तो इसके कारण उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। समझ आ गया भाई? जितनी मान लो किसी डब्बे में एयर भरी है और डब्बा बड़ा हो जाए, एयर उतनी रहे, तो पिलपिला हो जाएगा ना, तो ज्यादा जगह मिल जाएगी एयर को, तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम उतना ही जगह रखें और एयर ठूस दें तो प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ आ गया? तो वॉल्यूम और प्रेशर आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ गया डायफ्राम फ्लैट होने से, तो इससे क्या हो गया? देयरबाय डिक्रीजिंग द एयर प्रेशर इनसाइड, अंदर का प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा? किससे कम हो गया? किसके मुकाबले कम हो गया? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले कम हो गया। तो हमको पता है एयर या लिक्विड्स या फ्लूइड्स जो भी होते हैं, ये हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहते हैं, फ्लूइडिटी होती है, एंड दे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। देखा होगा कई बार गार्डन में पाइप होता है, पानी जा रहा है, उसमें अगर छेद कर दिया तो पाइप में से बाहर पानी निकलेगा, बाहर से कभी अंदर नहीं जाएगा पानी। समझ में आ गया कि नहीं? का बाइसिकल का टायर है, हवा भरी हुई है, पिन चुबो दी, पंचर कर दिया, तो बाहर से एटमॉस्फेयर में से एयर उस छेद के थ्रू हवा टायर में नहीं घुसेगी, टायर से बाहर निकलेगी, बिकॉज प्रेशर टायर में जाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एयर प्रेशर अंदर कम हो गया, तो क्या हो गया? बाहर ज्यादा है, तो बाहर से एयर रश करती है लंग्स के अंदर। ये तब तक एयर भरेगी लंग्स में जब तक कि दोनों ओर का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। तो मान लो मैंने बताया था पहले एयर 800 है, तो 400 और भर गई, अब प्रेशर हो गया बराबर। ठीक है कि नहीं? सो एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स टिल द प्रेशर ऑन बोथ द साइड्स बिकम्स इक्वल। समझ में आ गया? ओके, उसके बाद आता है हमारा एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन होता है एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग आउट। तो अगेन, अब इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगी तो डायफ्राम को छोड़ देंगी, तो डायफ्राम अपने फ्लेक्सिबल नेचर के कारण दोबारा डोम शेप्ड हो जाएगा, तो जो अंदर एयर भी 1200 ml है वो पिचक जाएगी, थोरेसिक कैविटी छोटी हो गई तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो क्या हो गया? एयर अब अंदर से किससे ज्यादा हो गया प्रेशर? ये बाहर की एयर से प्रेशर ज्यादा हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया। तो अब from within the lungs the air rushes out till the pressure on both the sides becomes equal। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब तक बराबर नहीं हो जाएगा ना लंग्स के अंदर प्रेशर, तब तक एयर बाहर जाएगी। ये हो गया हमारा पार्ट कौन सा? एक्सहेलेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चों, ये हमारा पूरा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक मैं छोटे से एनिमेशन के माध्यम से और आपको थोड़ा सा इसको बिल्कुल एक तरह से समरी के रूप में एक और मैं बता दूंगा, थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, इसी को वॉच करना। ठीक है, तो अभी एक एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है थोड़ी देर में। चलिए देख लेते हैं हम कैसे होता है ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ठीक है कि नहीं? क्या, चलिए सबसे पहले देखेंगे ब्रीदिंग कैसे होता है। ठीक है, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसके दो पार्ट्स हैं। जब भी हम सांस अंदर लेंगे तो ये हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू लंग्स में जब एयर भर जाएगी तो हमारी जो थोरेसिक कैविटी है फूल के बाहर आ जाएगी। तो देखो चेस्ट बाहर निकल गई, तो ये जो हमारी चेस्ट बोन स्टर्नम ये बाहर की ओर मूव करेगी। तो ब्रीदिंग इन इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, और ये जो डायफ्राम है
ये हमारा ये है मस्कुलर जो पार्टीशन है, ठीक है ना, डोम के आकार का, ठीक। और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो जब एयर बाहर निकल जाएगी तो देखो वॉल्यूम कम है ना, ये इसके मुकाबले वॉल्यूम कम है, तो थोरेसिक कैविटी का साइज सिकुड़ जाता है, तो ये जो हमारा चेस्ट है ये अंदर की ओर मूव करती है। तो देखो यहाँ पे ये थिकनेस और ये थिकनेस में फर्क है, समझ में आ गया कि नहीं? तो ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट में किस प्रकार से ये फर्क पड़ता है, ठीक है कि नहीं? क्या चलिए उसके बाद ओके, ये हमारा क्या है, मस्कुलर डायाफ्राम, ठीक है कि नहीं? क्या तो ये डायाफ्राम जो होता है ये नीचे से ऐसा डोम के आकार का दिखता है, ठीक है, और इसको कंट्रोल करती है क्या, इंटरकॉस्टल मसल्स करती है। तो जब ये मसल्स इसको इधर से दोनों तरफ से खींचेंगी ना तो ये नीचे से फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है तो ऊपर से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो सांस अंदर आती है। और अगर ये वापस मसल छोड़ देंगी तो ये वापस ऊपर से डोम शेप हो जाएगा और तो फिर वापस से थोरेसिक कैविटी पिचक जाएगी तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये देखेंगे किस प्रकार से क्या है, अ, अ, ये स्टर्नम जो मैं बता रहा था ना, चेस्ट बोन, ये देखो रिब्स देख लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये 12 जोड़ी रिब्स हैं, पीछे हमारे क्या है, रिब केज से जुड़ी हुई है रिब्स, तो 12 इस तरफ है 12 इस तरफ है, ये आगे की स्टर्नम से चिपकी हुई है, ठीक है। और नीचे दो दो रिब्स होती हैं इधर और इधर, जो कि क्या है, चिपकी हुई नहीं है सामने की तरफ स्टर्नम से, वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। क्लियर है? तो ये लंग्स को फूटने से रोकता है स्टर्नम। स्टर्नम हमारा क्या है, ये सामने वाली बोन हो गई, और रिब केज लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है कि नहीं? क्या चलिए, तो जैसे ही हम सांस अंदर भरेंगे, स्टर्नम जो होता है ये बाहर की ओर मूव करता है, ठीक है, जिससे कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए और आगे इसको मूव करते हैं। ये देखिए कैसे ही इसका मूवमेंट होता है, जिससे कि क्या ये नीचे मूव करेगा तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इसमें फालतू स्पेस आ जाएगी इसके नीचे मूव करने से। जैसे इस डायफ्राम ये खींचेगा ना तो ये नीचे मूव करने से क्या होगा, ऊपर स्पेस बढ़ जाएगी, स्पेस बढ़ने से एयर तो उतनी है तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटने से क्या होगा, बाहर का प्रेशर बढ़ गया, तो बाहर का प्रेशर बढ़ने के कारण एयर लंग्स के अंदर रश करती है। क्लियर? ये देखेंगे। अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट हमको सांस हमको नोज के थ्रू ही क्यों लेनी चाहिए, नोस्ट्रिल के थ्रू ही क्यों लेनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम नोस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है, नाक के अंदर देखो ये नेसल दो ओपनिंग्स हैं, इंटरनेसल सेप्टम हो गया, तो नोज के अंदर क्या होता है, हेयर होते हैं और म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, तो ये क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे कैसे डस्ट पार्टिकल्स फिल्टर होते हैं, ठीक। चलिए ये एटमॉस्फेयर में आ गए हम बाहर, एयर में देखो डस्ट पार्टिकल से जैसे ही नोज में एंटर करेंगे तो नोज में हेयर्स को वहीं पे ब्लॉक कर लेते हैं और हम क्लीन एयर को ही क्या है, सांस के अंदर ले जा पाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंटरनली देखें तो इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, तो जैसे नाक में रुक गया तो किस चीज ने रोका, तो अगर हम डायग्रामेट्रिकली देखें तो क्या होता है अंदर नाक के अंदर, ये देखेंगे तो ये क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस वगैरह सीक्रेट करते हैं। तो इन सेल्स के ऊपर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीलिया बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये म्यूकस भी सीक्रेट करते हैं, तो म्यूकस चिपचिपा जो होता है वो डस्ट को, पॉलन ग्रेन्स को, बैक्टीरिया, जर्म्स, इन सबको ये रोक लेता है। तो ये देखो माइक्रोब है या डस्ट पार्टिकल्स है, सबको रोक लिया इन्होंने, ठीक है। और सिर्फ क्लीन ह्यूमिड एयर जो होती है, नमी वाली क्लीन एयर फिल्टर होने के बाद में वही लंग्स के अंदर प्रवेश करती है और वो वार्म भी हो जाती है बिकॉज ऑफ द ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रल्स। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो इससे क्या होता है, कोई परेशानी नहीं होगी, लंग्स में क्लीन एयर जाएगी, तो ठीक है कि नहीं? क्या तो सीलिया ने देखो डस्ट कैच कर लिया और स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स वहीं पे अटक जाते हैं, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन ने एयर को मॉइस्ट कर दिया और फिर कैपिलरीज ने क्या है, एयर को वार्म कर दिया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, ये हमारा ऊपर का जो मैंने बताया था ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ऊपर का जो ओपनिंग होती है ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के बाद में ये कार्टिलेज का बना हुआ जो स्ट्रक्चर, ये क्या है हमारा, ये लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स इसी को बोलते हैं, इसी के अंदर हमारी वो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। और 3 कार्टिलेज है इसके अंदर, 2 इधर दिख रहे हैं, एक पीछे की ओर है, ठीक है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स। इसके बाद ये जो ट्यूबुलर पार्ट है ये वाला, विच इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये है ट्रैकिया, विंड पाइप ही है, और आगे चल के ये 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकस। फिर आगे ब्रोंकस जो होता है फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंक्यूल, ये लंग्स के अंदर वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे भी क्या है, सेमी सर्कुलर कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, ठीक है। हमेशा इसको खुला रखते हैं, तो अंदर से इसकी मेम्ब्रेन बहुत पतली है, तो इसके सपोर्ट के कारण ही हमेशा से खुला रहता है, ताकि हम क्या एफर्टलेसली क्या ब्रीथ अंदर भी सांस ले पाए और बाहर भी छोड़ पाए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए
तो ये देखेंगे जो ट्रकिया है उसके अंदर भी जो लाइनिंग होती है उसके अंदर भी क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं, स्पेशल सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या है, एयर को या म्यूकस मेम्ब्रेन भी यहाँ क्या होती है, म्यूकस रिलीज होता रहता है। तो म्यूकस क्या करता है, एयर में जो भी गंदगी है, डस्ट पार्टिकल्स है, उसको अलग करता है। तो कई बार ये म्यूकस के साथ गंदगी जमा होने के कारण कफ वगैरह भी बन जाता है। तो ये कफ के कारण क्या होता है, फिर हमको खांसी वगैरह आती है। तो कफ जो होता है वो इसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा होता है, ठीक है। तो ये म्यूकस और गंदगी के कारण मिलके कफ बनता है हमारा, ठीक है। तो ये सीलिया हो गया। चलिए, तो यहाँ से जो एयर अंदर आएगी ये घुसेगी, तो ये फाइन ब्रांचेस हो गई किसकी, ब्रोंकस की। ब्रोंकस की इतनी सारी ब्रांचेस, इनको ब्रोंकियोल बोलेंगे। और ब्रोंकियोल्स के टिप पे क्या होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हम एल्वियोलाई भी दिखा देते हैं, कहाँ दिखेंगे वो, इसके टिप पे सैक लाइक स्ट्रक्चर से एयर आई और किस में भर गई ये भर जाती है ब्रोंकियोल्स के थ्रू, उसके टिप पे ये एल्वियोली है, ठीक है कि नहीं। अभी एल्वियोली सैक-लाइक स्ट्रक्चर्स, उसको अभी जूम करके दिखा दूंगा। इसमें कुछ मैंने रेड कलर के पोर्शन दिखा रखे हैं, कुछ हैं ब्लू कलर के। तो रेड कलर वाला जो चीज है वहां पे कैपिलरीज हैं और ब्लू वाले में भी कैपिलरीज है। तो ब्लू वाला जो है वो वीन्स वाला हिस्सा दिखा रहा है, रेड वाला जो है वो आर्टरी वाला हिस्सा दिखा रहा है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो इंप्योर ब्लड लेके आएगी और वेन्यूल जो है प्यूरिफाइड ब्लड लेकर के लीव करेंगी। तो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है और पल्मोनरी वीन ब्लड लेकर के जाती है प्यूरिफाइड ब्लड, ठीक है। और ये हार्ट और लंग्स के बीच में ही पल्मोनरी आर्टरीज काम करती है, ठीक है कि नहीं। काम उनका उल्टा है बिल्कुल। ये देखिए, ये हमारा ब्रोंकियोल के टिप पे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का बंच है। इसमें ये जो रेड वाला जो पार्ट है ये क्या, आर्टीरियोल है, जो कि CO2 मिक्स ब्लड को लेके आता है टिश्यूज की तरफ से। और फिर जब एक्सचेंज हो जाएगा तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को ये वीन्स, विन्यूल्स जो होती है जोड़ के वीन्स बन जाएंगे और वीन्स फिर जुड़ के पल्मोनरी वीन के माध्यम से क्या निकल करके लंग से निकल करके हार्ट की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जाल बना होता है उनकी पूरी सतह के ऊपर, ठीक है। और सारे एल्वियोलाई जो 700 मिलियन है संख्या में, वो मिलजुल के 80 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफर करते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। क्लियर है। ये देखिए ऑक्सीजन पार्टिकल्स कैसे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैसे डिफ्यूज हो जाएंगे। तो ये एल्वियोलस का सतह दिखाया गया है। ये हमारे ब्लड कैपिलरी है। तो ब्लड कैपिलरी जब इससे टच होकर के गुजरेगी तो ऑक्सीजन तो ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूज हो जाएगी और वहां से CO2 बाहर आती जाएगी, ठीक है। तो ये एल्वियोलस की वॉल काफी थिन होती है, डिफ्यूजन के माध्यम से गैसेस का एक्सचेंज होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, ठीक है। चलिए, ये एल्वियोलस जो है सैक-लाइक स्ट्रक्चर्स ही है और यहाँ बीच बीच में कैपिलरीज में ब्लड बह रहा है जो कि उसके संपर्क में है, ठीक है। ये रेड रेड कलर के जो डिस्क लाइक सेल्स हैं आरबीसीज हैं और इन्हीं के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या है, CO2 का पार्शियल प्रेशर तो यहाँ पे कम है, तो CO2 तो डिफ्यूज हो जाती है और ब्लड में पार्शियल प्रेशर CO2 को ज्यादा है तो CO2 तो बाहर डिफ्यूज होती है और ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है अंदर की ओर। फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, ठीक है कि नहीं क्या। ये पीछे हार्ट दिख रहा है जो कि पंप कर रहा है, ठीक है कि नहीं क्या। पूरे बॉडी सेल्स में ये हार्ट ही ब्लड को पंप करेगा आर्टरीज के थ्रू ब्लड। ओके, ब्लड सेल तक चला गया, ठीक है। सेल्स में, सेल के बाहर जो खाली गैप होता है जहां लिव भरा होता है वहां पे जाकर के ब्लड ने क्या है, ऑक्सीजन रिलीज कर दी। वो ऑक्सीजन सेल के अंदर घुसेगी। सेल के अंदर देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, यहाँ पे जाके ग्लूकोज जलेगा, ग्लूकोज जलेगा तो उससे एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो एटीपी रिलीज होगा, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, वाटर वहीं रह जाता है, एटीपी सेल अपने कामकाज में यूज कर लेता है और जो क्या बनेगा CO2, वो CO2 सेल के लिए वेस्ट मटेरियल है, इट इज सेंट आउट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन। और वहीं लिम्फ में से फिर क्या है, इसको वीन्स, वीन की जो कैपिलरीज होती है वो टेकअप कर लेते हैं। तो ये देखो बॉडी में जो ब्लू ब्लू कलर का होता है वो सारी वीन्स है, रेड वाली आर्टरीज है। तो वीन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या जो भी ऑक्सीजन है, CO2 है सॉरी, उसको लिम्फ में से कलेक्ट करके कहाँ ले जाती हैं, सारी जो वीन्स हैं उसको पोर करके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर करके वीना केवा में पोर कर देते हैं और वीना केवा को कहाँ ले जाता है, हार्ट की तरफ ले जाता है। फिर हार्ट से वापस लंग्स की तरफ जाएगा प्यूरिफिकेशन होने के लिए, ठीक है। तो यह है एनर्जी रिलीज वाला प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट था हमारा, ठीक है। चलिए, तो ये वापस आ गए हम एल्वियोलस पे। CO2 देखो बाहर डिफ्यूज होगी, ऑक्सीजन अंदर। तो ये है रेस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज। क्लियर है। तो CO2 एल्वियोलस के अंदर जाएगी और वहां से ऑक्सीजन लोड होकर के ब्लड में जाएगी, ठीक है। तो देखो CO2 डिफ्यूजेस टू द लंग्स, ठीक है।
और ये अंदर डिफ्यूज हो गई। ठीक है, तो CO2 कहां बनी थी? सेल के अंदर बनी थी रेस्पिरेशन के माध्यम से। ठीक है कि नहीं? चलिए, फिर वही CO2 को हम एक्सपेल कर देते हैं ब्रीदिंग आउट मैकेनिज्म के द्वारा, एक्सपिरेशन, जो कि मैं समझा चुका हूं। तो वही CO2 रिच एयर और साथ में जो और अननेसेसरी गैसेस हैं वो बाहर निकल जाएंगी, और स्टर्नम जो होता है वो अंदर की ओर मूव करेगा, चेस्ट कैविटी छोटी हो जाएगी, डायफ्राम ऊपर की ओर मूव करेगा। तो गैसेस जो भी हैं CO2 और CO2 के साथ जो दूसरी गैसेस है नाइट्रोजन वगैरह, वो सब मिश्रण जो है बाहर निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्या ये था पूरा पार्ट हमारा। और ये जो स्टर्नम का जो मूवमेंट है और जो इंटरकॉस्टल मसल्स का मूवमेंट है, डायफ्राम का जो मूवमेंट है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये ब्रेन कंट्रोल करता है। समझ आ गया? तो इस प्रकार से हमारा रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट है ये कंट्रोल होता है। क्लियर?